तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। अगले 40 मिनट तक आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहना। अगले 40 मिनट में हम लोग देखेंगे टाइपिंग विद्रोह के बारे में। आपको पता होगा, जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को पहली बार जो भी देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पेपर 8 का हिस्सा है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का पेपर 8 का हिस्सा है। और एलएम यूनिवर्सिटी का शायद पार्ट 2 में ही ये सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, जिसका जहां पर भी सिलेबस का हिस्सा है वहां से आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट करने के बाद हम लोग इसके ऊपर देखेंगे। पहले हम लोग देख चुके हैं, प्रथम अफीम युद्ध देख चुके हैं, द्वितीय अफीम युद्ध देख चुके हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो वो दोनों का बीच में टाइपिंग विद्रोह आता है। ठीक है, टाइपिंग विद्रोह को समझना बहुत जरूरी है आगे का इतिहास समझने के लिए। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग का एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात का श्योरिटी है कि ज्ञान का लेवल थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। यहाँ से यदि वीडियो देख के जाते हैं तो थोड़ा मोड़ा ज्ञान ज्यादा ही रहेगा, कंटेंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो पहले का वीडियो जो भी देखे हुए हैं उसको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा यहाँ टाइपिंग विद्रोह। और जो नहीं देखे हुए 80% समझ में आएगा, 20% छूटेगा इधर उधर, कहीं के कुछ कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टाइपिंग विद्रोह, हम लोग आज को टाइपिंग विद्रोह स्टार्ट कर रहे हैं। 3 दिन में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आज को एक ही दिन में ये पूरा क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लेंगे। अगला 40 मिनट बस आपका साथ चाहिए। ठीक है, इसको काहे खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं, इसमें ज्यादा डिटेल डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है। सब पढ़े हुए हैं, इसीलिए उतना दिमाग नहीं लगाना होगा। जैसे टाइपिंग विद्रोह क्या था? टाइपिंग विद्रोह कुछ नहीं, एक ऐसा विद्रोह था जो कि चीन का जो जनता था, वो लोग विद्रोह किया था वहां का सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ, समझ में आया? जैसे कि चीन का जनता लोग जो है, अपना चीनी सरकार जो तभी मंचू शासन जो वंश जो शासन कर रहा था, उसके खिलाफ एक तरह का विद्रोह हुआ। ये इसको ठीक कंपैरिजन उसी तरह कर सकते हैं 1688 गौरवपूर्ण क्रांति के साथ। वहां भी सरकार और संसद के बीच वहां पे अनबन चल रहा था, लेकिन यहाँ सरकार और संसद के बीच अनबन नहीं चल रहा है, यहाँ सरकार और जनता के बीच अनबन चल रहा है। ठीक है, जो भी करेगा जनता करेगा। टाइपिंग विद्रोह का मतलब यही हुआ। तो इसका रीजन देखते हैं, पृष्ठभूमि सब ये सब हो गया कि पृष्ठभूमि में जोड़ना है कि टाइपिंग विद्रोह चीन में एक ऐसा विद्रोह हुआ जो कि चीन का सरकार और जनता के बीच हुई मुठभेड़, गठबंधन, मतलब कि दोनों में आक्रोश का नतीजा था। दोनों में बहुत लंबे समय तक चले आ रहे संघर्ष का नतीजा था। दबाया जा रहा था वहां का जनता लोग को, उसका नतीजा हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह का पृष्ठभूमि रहेगा। टाइपिंग विद्रोह का पृष्ठभूमि समझ में आ गया कि किस पृष्ठभूमि में टाइपिंग विद्रोह का जन्म हो रहा है। कि मतलब कि वहां का राजा लोग अच्छा तरीका से रख नहीं रहा है जनता लोग को, विदेशी लोग अलग परेशान कर रहा है, ऊपर से तरह तरह का परेशानी, किसान को परेशानी हो रहा है, कृषक वर्ग को परेशानी हो रहा है, मजदूर को परेशानी हो रहा है। तो सबको परेशानी होने के क्रम में जिसको जितना ज्यादा परेशानी होगा वो उतना ज्यादा आवाज उठाएगा। ये बात फैक्ट है कि नहीं? है फैक्ट है। तो इन लोग के ऊपर भी उसी तरह का अत्याचार हो रहा था। तो इन लोग सोचा कि चलो एगो विद्रोह करते हैं, एक एक क्रांति करते हैं, जिससे कि चीन का सरकार लोग समझ पाए कि हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा दंड दिया जा रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा हम लोग को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चीन जनता लोग ये सोच रहा था। तो अचानक तो कोई क्रांति नहीं हो जाता। हम लोग देखेंगे इसका क्रांति का कारण। टाइपिंग विद्रोह समझ में आ गया कि टाइपिंग विद्रोह क्या है, क्यों होने वाला, कैसे। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं टाइपिंग विद्रोह का कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण है चीन में विद्रोह की परंपरा। सबसे पहला कारण क्या है? चीन में विद्रोह की परंपरा। अब देख, चीन एक मतलब कि चीन एक बंद दरवाजा वाला समाज है, बहुत दिन से यही चीज बताते आ रहे हैं। ठीक है, बंद दरवाजा वाला समाज है। तो यहाँ पर भी कुछ हड़कंप मचता है तो ये लोग तुरंत विद्रोह करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम लोग देखें टाइपिंग विद्रोह हो रहा है, बक्सर विद्रोह हो रहा है, चावल के लिए विद्रोह हो रहा है। तो तरह तरह का चीन में तरह तरह का विद्रोह होते रहता है, अपना राजा के खिलाफ होते रहता है। वहां का राजा बहुत निरंकुशता के साथ शासन कर रहा था, वो अपने भोग विलास में जिंदगी जी रहा है न जी रहा है, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए यहाँ पे चीन में विद्रोह की एक परंपरा से थी कि कुछ भी अगर कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम लोग विद्रोह कर देते हैं। एक परंपरा एक तरह से बोल सकते हैं डेवलप्ड हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया पहला कारण। ये वाला आंसर ज्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, लंबा तो खैर बहुत होगा। और एक बात, और एक बात, और एक बात, और एक बात। बात ये है कि सभी को टेलीग्राम में जुड़ जाओ यार। सभी को टेलीग्राम में आप लोग सबको जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाओ? क्योंकि इसका नोट्स देने वाले हैं। अब यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे उसका खाका, पहले जो हम खाका रेडी कर लेते हैं कि हाँ ये सब ऐसा ऐसा है इसके बारे में,
तो वो वाला ही नोट्स हम दे सकते हैं। नोट्स उसको तो नहीं बोल सकते, एक बोल सकते हैं कि रफ आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा ऐसा क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो वाला टेलीग्राम में दे देंगे सबको, टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में सबको जुड़ जाओ। ठीक है, इतना तक तो क्लियर आ गया ना बात समझ में। टेलीग्राम में जुड़ जाना। यहाँ पे ज्यादा लिखने उखने का सिस्टम अब हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि टाइम बहुत जाता है, दिक्कत हो जाता है। जहां जहां लिखने वाला सीन रहेगा वो सब तो लिख के करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि 40 मिनट का टाइम रहता है, इसीलिए बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। तो चीन में विद्रोह की परंपरा, बात आ गया समझ में कि चीन में विद्रोह का परंपरा था ही, वो लोग विद्रोह करना चाहता था। बहुत सारा विद्रोह इससे पहले भी हो चुके थे। तो इसीलिए ताइपिंग विद्रोह, जब ताइपिंग विद्रोह अपने चरम पे था, तब वहां के जनता लोग ने इसका समर्थन किया। क्योंकि विद्रोह एक आम चीन में विद्रोह एक आम चीज था कि विद्रोह होते रहता था। लेकिन ताइपिंग विद्रोह इतना भयंकर विद्रोह रूप धारण कर लेगा, ये बात का अंदाजा नहीं था। बाद में अंदाजा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण मंचू शासक की दुर्बलता। मंचू शासक की दुर्बलता भी हम लोग पिछले 3 दिन से डिस्कस कर ही रहे हैं यही चीज के बारे में, कि मंचू शासक कैसा शासन कर रहा था, चीन की सरकार कैसा शासन कर रही थी चीन की जनता के ऊपर। चीनी जनता खुश थी कि नहीं थी। अब मंचू शासन क्या करने लगा कि बहुत ज्यादा हद तक अपना भोग विलास, अपना जिंदगी जीने में मजा में रह गया। क्योंकि इससे पहले प्रथम अफीम युद्ध हो चुका था। प्रथम अफीम युद्ध के बाद जो विदेश का आदमी आने लगा था, मतलब कि क्लोज डोर पॉलिसी थोड़ा बड़ा खुल चुका था, यूरोपीय लोग आने लगा। तो उससे क्या हुआ कि मंचू शासन को भी मजा आने लगा। उन लोग को भी पैसा बनने लगा। व्यापार जब होता है तो पैसा तो बनते करता है। तो व्यापार होने लगा, पैसा बनने लगा। अब मंचू शासन देखा कि मेरे पास ढेरी पैसा वैसा है, जनता को बोरा, जनता जाए बोरा में, जनता बारात में जाए, हमको कोई लेना देना नहीं है वो चीज से। तो इसीलिए मंचू शासन, उन लोग बारात, उन लोग को छोड़ दिया गया, उन लोग को मतलब जनता लोग को छोड़ दिया गया। तो इस परिस्थिति में यह अनुमान लगा कि वहां का जो जनता है वो लोग खुश होगा या फिर ना खुश होगा इस चीज से, कि मतलब कि पैसा है ठीक है, लेकिन पैसा को अच्छा जगह खर्च नहीं कर रहा, पैसा को खाली अपने ऊपर खर्चा कर रहा है। इससे जनता लोग तो बौरा जाएगा, है कि नहीं। तो वही हुआ। तो यही बनता है, इसका दूसरा रीजन बनता है मंचू शासक की दुर्बलता में, कि मंचू शासन उस समय बहुत अपने भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार, और फिर बोल सकते हैं कि गरीबों को दबाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा था। तो ये सबको देखते देखते किसान लोग, कृषक लोग, मजदूर लोग सबको सहन नहीं कर पाए, और धीरे धीरे एक विद्रोह की भावना पनपने लगी, जो कि अंतिम रूप में टाइपिंग विद्रोह के रूप में हम लोग को देखने को मिलती है। ये हो गया दूसरा कारण। ठीक है, ये सब लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम दे देंगे टेलीग्राम में, हम आपको भी भेज देंगे, अच्छा से भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खराब कॉपी में लिखा हुआ है, जैसे तैसे लिखा हुआ है, लेकिन भेज देंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। उसका देखिए आंतरिक व्यवस्था। उसके बाद आंतरिक, यहाँ पे सिर्फ समझ लेना है कि क्या क्या लिखा, मतलब कि क्या क्या लिखना है, बस इतना समझ लेना। उसके बाद तो पार हो ही जाएगा। क्योंकि इसका बैकग्राउंड ही हम लोग 2-3 दिन से बैकग्राउंड ही इसका डिस्कस कर रहे थे, इसलिए टाइपिंग विद्रोह समझाने में ज्यादा हार्ड नहीं है ये चीज को। टाइपिंग विद्रोह आराम से घुस घुस सकता है दिमाग में। अगर अफीम युद्ध भी पढ़ा हुआ है तो घुस जाएगा, सीधा सीधी घुस जाएगा, ठीक है। दिक्कत नहीं होगा टाइपिंग विद्रोह में कहीं भी। ये क्वेश्चन 2019-22 में पूछे या ना पूछे, लेकिन इतिहास जानने के लिए जरूरी भी है। हम यहाँ पे जो भी बता रहे हैं आप समझ ला, आप सभी को समझ लो कि मतलब कि वो वाला इंपॉर्टेंट है आगे का चीज जानने के लिए। यदि वो एग्जाम में ना भी पूछे, यदि आप लोग का टाइपिंग विद्रोह एग्जाम में ना भी पूछे, तो भी आप लोग को ये फायदा ही पहुंचाएगा, क्योंकि इसके बाद 1911 की क्रांति पढ़ेंगे। तो उसमें भी थोड़ा भूमिका रहेगा कि कैसे, क्यों, कब 1911 की क्रांति का रूपरेखा इतना भयंकर प्रस्तुत हो गया कि किसी को पता ही ना चला। मंचू शासन को अंततः खत्म होना पड़ गया। तो धीरे धीरे क्रांति, हम लोग पीछे से इतिहास, हम लोग हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान पढ़ रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, समझने के लिए पढ़ रहे हैं इतिहास को। हम लोग समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि ये वाला सिस्टमैटिक ढंग से कैसे हुआ। ठीक है, हालांकि ज्यादा हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान ज्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा मोड़ा काम का जो जो चीज है वो सबको ले लेना है, जो काम का चीज नहीं है छोड़ देना है, ठीक है। अब देखते हैं आंतरिक व्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था में क्या हुआ कि वहां का जो सरकार था, सरकार तो अपना भोग विलास में मस्त था, अपना मस्त से चाय सुट्टा मार रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन लोग का जो अधिकारी सब है, जो अधिकारी है उन लोग को भी ज्यादा फर्क किसी से नहीं पड़ता था। सरकार जो बोलेगा अधिकारी को वही ना करेगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोलेगा, ये लाल फीता सब जो होता है, मतलब कि आईएएस आईपीएस आईआरएस, उन लोग को जो बोला जाएगा वो लोग वही करेंगे। वो लोग अपना अलग से
अलग से वो लोग नहीं कुछ करते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो सर्व करता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम निकालती है, उसको वो उनको क्रियान्वयन करना पड़ता है, ठीक है। तो वही सीन यहाँ पे था। तो आंतरिक व्यवस्था में सरकार तो भ्रष्ट हो ही चुकी थी, साथ में वहां का जो अधिकारी था, पदाधिकारी था, जितना तरह से जनता से जो कनेक्ट होके रहता था, वो लोग भ्रष्ट हो चुका था, ठीक है। वो लोग क्या हो गया था। अब मतलब कि जनता तक जो पैसा पहुंचता था, जनता तक कोई स्कीम मान ले पहुंचा, तो जनता तक जमीनी लेवल पे वो स्कीम पहुंचता ही नहीं था। वो ऊपर ऊपर ही जो है, ऊपर ऊपर ही कोई ना कोई खा लेता था, मार लेता था, जो कि इंडिया में अभी भी होता है। भ्रष्टाचार तो अभी भी इंडिया में होता ही है। तो अभी जो लेवल है, उस लेवल से ज्यादा आंतरिक व्यवस्था इस लेवल पे खराब था। तो इस तरह में, इस सिचुएशन में क्या जनता उसके ऊपर नहीं भड़केगी मंच कि आप लोग जो है अच्छा व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो है हमको अच्छा तरीका। ये पूरा का पूरा जो है ना, टाइपिंग विद्रोह सरकार और जनता के बीच मतभेद पर ही टिका हुआ है। सरकार और जनता के ऊपर मतभेद, कि सरकार कैसा कैसा कर रहा है और जनता उसको किस तरह से ले रहा है। सरकार को स्कीम निकालता है तो जनता उसको पॉजिटिव वे में लेता है, नेगेटिव वे में लेता है। यही के ऊपर ये पूरा कहानी है, टाइपिंग विद्रोह। और लास्ट में विद्रोह बहुत बड़ा स्थिति रूप ले लेता है। आंतरिक व्यवस्था समझ में आ गया। तो क्या हुआ कि जनता लोग खुश नहीं थे इससे कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पैमाना पे फैल गया। कुछ भी करो तो पहले उसमें पैसा पे करना पड़े सरकार को। कुछ भी जनता लोग अपना मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता था। कुछ भी अलग अलग रुचि रखता था तो नहीं हो पाता था। तो इसके लिए जनता लोग ने घोर विरोध किया। क्या किया? जनता लोग ने घोर विरोध करना स्टार्ट कर दिया सरकार का, कि ये सब भैया नहीं होगा, ये सब हम लोग बर्दाश्त एकदम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सब हम लोग के ऊपर आप जो इतना तरह तरह का टैक्स लाद दे रहे हो, इतना तरह तरह का टैक्स क्यों, टैक्स का लादने का क्या जरूरत पड़ेगी? आप जरा समझो, आप जरा पीछे जाओ। जैसे कि एक पॉइंट और हम इसमें ऐड कर देता हैं, या फिर इसी में बताने का ट्राई करते हैं, ठीक है। टैक्स ऐड क्यों? आप एक पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करो, ठीक है। पृष्ठभूमि क्या है? वो पृष्ठभूमि, जब कोई युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध में जीता हारा, जो भी जीता हारा वो तो ठीक बात है। लेकिन युद्ध का हार जाना, मतलब कि युद्ध फिर से पुनरा स्थिति में, मतलब पहले वाला स्थिति में लाने के लिए कोई भी देश को 5-10 साल लग जाता है। 5-10 साल लग जाता है। तो इस क्रम में उस देश, वह देश या वह सरकार क्या करता है? वह देश या वह सरकार टैक्सेशन को बढ़ाने लगता है। इससे पहले अफीम युद्ध हो चुका था, हम लोग देखे किस भयानक स्थिति में प्रथम अफीम युद्ध संपन्न होता है। नानकिंग का संधि होता है, कितना अपमानजनक संधि चीन को करना पड़ता है। चीन ना चाहते हुए भी नानकिंग का संधि को एक्सेप्ट करता है, बंदरगाह खोल देता है, अपने पास अलाउ कर देता है, ठीक है। तो ये सब जितना तरह का खर्चा उस टाइम पे हुआ, राजकोष से जो भी खर्चा हुआ, क्योंकि चीन के पास तो पैसा नहीं था ज्यादा, अफीम में सब पैसा जा रहा था, चीन के पास तो पैसा ही नहीं था। तो वो क्या किया, गरीब कृषक लोग, मजदूर लोग, उस सबके ऊपर टैक्स लगाया। कोई भी ऐसे समझते हैं, कोई भी देश का सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमिक लेवल उसका बेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर इकोनॉमिक उसमें नहीं है, मतलब वो पैसा के रूप में यदि वो देश सक्षम नहीं है, क्षमता नहीं रखता, तो वो देश आगे नाम कर नहीं कर सकता, आगे गर्व नहीं कर सकता। मतलब कि सब देश के बराबरी, सब देश से टक्कर नहीं कर सकता। इकोनॉमी बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमी लेवल को ही ठीक करने के लिए कृषक को, भिन्न भिन्न समाज के लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। इससे वहां का जनता लोग तो जाहिर सी बात है अधिक खुश रहेगा नहीं। तो ये भी रीजन एक टाइपिंग विद्रोह का कारण बनता है। अभी हम लोग कारण पे चल रहे हैं, 3 कारण बहुत अच्छा से डिटेल से समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? चल लो, कोई दिक्कत यदि होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एकदम इत्मीनान से चलेंगे। समझ नहीं आता तो रुक जाएंगे, 40 मिनट में ट्राई करते हैं वैसे भी बहुत कुछ समझाने का। नहीं हो पाता है तो अगले दिन ही उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। 3 नंबर तक समझ में आ गया। अब देखिए चौथा नंबर है सामाजिक एवं आर्थिक असंतोष। सामाजिक और आर्थिक असंतोष, इसमें क्या था? इसमें देखिए क्या था, इसमें था कि उस टाइम पे चूंकि अब तो जनता लोग भ्रष्ट हो चुका है, सॉरी, सरकार भ्रष्ट हो चुका है। सरकार भ्रष्ट हो चुका है मतलब कि सरकार का जो अधिकारी लोग हैं भ्रष्ट हो गया, तो वो लोग के पास ज्यादा पैसा होगा। हाँ, है कि नहीं? भ्रष्ट मतलब कि यदि कोई इंसान बेईमान से पैसा कमा रहा है, कोई इंसान सच्चाई से पैसा कमा रहा है, किसके पास ज्यादा पैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास बेईमानी जो कर रहा है उसके पास ज्यादा पैसा होगा। अब वो क्या करेगा? वो जो सच्चाई से, ईमानदारी से जो पैसा कमा रहा है,
उसको वो दबाने का प्रयास करेगा, सदैव दबाने का प्रयास करेगा। वो चाहेगा कि मेरा परचम, मेरा वर्चस्व, मेरा जो है बढ़ा हुआ होना चाहिए, बाद बाकी सब बारात में जाए, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यही था सामाजिक स्थिति, तभी दो वर्ग में बटा हुआ था। सामाजिक स्थिति दो वर्ग में बटा हुआ था। एक तो अमीर लोग था, अमीर, एक था निर्धन लोग, निर्धन गरीब, ये लोग था। अमीर लोग हमेशा निर्धन लोग को दबाने का ट्राई करता रहा है और करता है। जब तक कि ये निर्धन लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग जब तक कि अपना दम पे आगे बढ़ने का ट्राई नहीं करते, तब तक ये अमीर लोग सोचते हैं कि हम ही लोग डोमिनेट करते हैं ये वाला एरिया को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आगे चल के ये लोग, मतलब कि गरीब तबका, मिडिल क्लास से भी गरीब तबका को जिस दिन पता चलेगा कि नहीं, मुझ में भी ये सामर्थ्य है आगे बढ़ने का, मुझ में भी क्षमता है, मुझको कोई रोक नहीं सकता, ये वाला चीज आएगा, तब ये ऑटोमेटिक अमीर लोग दबाना बंद कर देगा। क्योंकि तब तक बौद्धिक चेतना का विकास हो चुका होगा कि अब जो है, अब वो लेवल ही पार कर देना है जिससे कि हमको दबाया जा सके। वो लेवल में ही रहना ही नहीं है। इतना मतलब कि खुद को सक्षम बना लेना है कि हम लोग को अमीर दबा ही ना पाए। ठीक है। इस उस टाइम पे समाज में अमीर और निर्धन का कॉन्सेप्ट था, और अमीर लोग निर्धन को दबाता था। और निर्धन में आप यही सेम चीज इंडिया में कंपैरिजन कर सकते हैं। इंडिया में क्या हो रहा था? इंडिया में जब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, स्थायी बंदोबस्त जब लागू किया गया, तो उसमें जमींदार लोग को पूरा फायदा, जमींदार लोग पूरा, वो लोग एक तरह से, वो लोग बोल सकते हैं, वो लोग देखिए यहाँ पे हम लोग इंडिया के साथ इसको कंपेयर करते हैं। अमीर का मतलब जमींदार हो जाएगा, जमींदार, और निर्धन का मतलब हो जाएगा कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग। ठीक है। एक तरफ जो कर ले रहा है वो अमीर वर्ग, और जो कर दे रहा है वो कृषक मजदूर वर्ग हो गया। सीधा सीधी बात है। इंडिया में भी यही हो रहा था। परमानेंट सेटलमेंट हुआ, मालवाड़ी व्यवस्था हुआ, रैयतवाड़ी व्यवस्था हुआ। इस समय क्या था? किसी किसी में किसान को डायरेक्ट भूमि का मालिक बनाया गया, वो तो अलग की बात है। लेकिन पूरा मॉडर्न इंडिया में जमींदार सबसे ताकतवर पद हुआ था। जमींदार, इन लोग को हक था कि कृषक लोग पे कितना टैक्स लिया जाए, कितना बंटवारा किया जाए, कितना जमीन दिया जाए, सब हक था जमींदार को, सब हक दे के रखा था। अब यदि जमींदार ही, जो हम आपको मॉडर्न इंडिया में भी ये चीज बताए हुए थे कि जब वेलेजली का कार्य स्टार्ट होता है, 1800 के आसपास जब काम स्टार्ट होता है, तब तक पता चलता है क्या कि जमींदार के नीचे तीन चार जमींदार, उसके नीचे तीन चार जमींदार, इसी तरह करते करते वर्धमान में अकेला 200 जमींदार पाया गया था। वर्धमान, बंगाल वर्धमान में 200 जमींदार, जबकि खड़ा किया गया था एक ही जमींदार को। उसके नीचे उतना उतना जमींदार को खड़ा कर दिया गया था। ये वाला पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, स्थायी बंदोबस्त, जब ब्रिटिश का भू राजस्व व्यवस्था जब पढ़ाए हुए हैं, उसमें बहुत डिटेल से इसके बारे में चर्चा किए हुए हैं। ठीक है। तो उधर जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार कृषक मजदूर लोग के ऊपर अत्याचार किया गया सभी जगहों पर, उच्च जाति के द्वारा, जाति सॉरी, उच्च उच्च वर्गों के द्वारा। ठीक है। किस प्रकार से दबाया जाने का प्रयास किया गया, और अभी भी दबाया जाने का प्रयास करता है। अभी भी दबाया जाने का प्रयास करता है, जब तक ये लोग जागरूक ना हो जाए। जब तक कि हम लोग जागरूक ना हो जाए कि नहीं भैया बहुत हो गया, अब हम लोग खुद से खड़ा होना पड़ेगा। अब समय आ गया है दोस्त, इस चैनल पे जो भी है सब समय आ गया अब जगने का, अब टाइम नहीं है सोने का। अब समय आ गया जगने का, अब समय आ गया क्रांति का। अब तरक्की की राह में चलना है अब। ठीक है। बात को अच्छा से समझना है, तरक्की की राह में आप चलना है, सबको साथ साथ तरक्की की राह में लेके चलना है। ठीक है। तो अमीर और निर्धन, तो सामाजिक स्थिति दो दो वर्ग में बटा हुआ था। अमीर और निर्धन क्या करता था? अमीर निर्धन के ऊपर अत्याचार करता था। उसके बाद आर्थिक असंतोष में क्या था? आर्थिक असंतोष में यही होगा कि आर्थिक स्थिति चीन का बहुत कमजोर हो चुका था, अफीम युद्ध हो चुका है, आर्थिक स्थिति, राजकोष में पैसा नहीं है, वो अलग अलग तरीके का स्कीम ने लॉन्च नहीं कर सकता है, क्योंकि स्कीम लॉन्च करने में पैसा लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो कहाँ से ससुराल लॉन्च करेगा, है ये नहीं है पैसा। तो इसके लिए भी गरीब निर्धन रोजगार जो है, इसके लिए भी उन लोग को भी पकड़ा जाता है कि तो है भैया, तुम लोग जो है ना कर देना स्टार्ट करो, तुम लोग जो टैक्स देना स्टार्ट करो, अब मेरे पास पैसा नहीं है। तो जब भी चीन को प्रॉब्लम होता था, टैक्स बढ़ा दिया जाता था, टैक्स बढ़ा दिया जाता था। और ऊपर से अफीम का व्यापार होता था, जिसके कारण कि यहाँ से सभी चांदी का सिक्का सब जो है ब्रिटेन की ओर अग्रसर हो रहा था, यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो ये सब सर्कमस्टांसेस, ये सब जो जमीनी लेवल पे ये सब काम हो रहा था, ये एक धीरे 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 विद्रोह को जन्म दे रहा था। बहुत दिन तक कोई भी जुल्म नहीं सहता,
बहुत दिन तक कोई भी जुल्म एकदम बिल्कुल नहीं सहता, एक सीमा होता है, वहां तक जुल्म सहेगा, उसके बाद वो क्रांति का भावना उसमें आ ही जाएगा। तो ये भी रीजन समझ में आ गया, सामाजिक और आर्थिक असंतोष किस प्रकार से वहां का जनता को सामाजिक असंतोष था, वर्ग में बटा हुआ था, आर्थिक असंतोष था, टैक्स देना पड़ता था। तो इसी को सिस्टमैटिक ढंग में फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। उसका देखिए बाढ़ का प्रकोप, इसको तत्कालिक कारण में भी जोड़ सकते हैं। उस समय क्या हुआ कि चीन में बहुत ज्यादा बाढ़ आया करता था, बहुत ज्यादा बाढ़, अकाल, अनावृष्टि, ये सब बहुत ज्यादा चीन में होते रहता था। और चूंकि मंचू शासन बहुत ही, एक तरह से बोल सकते हैं कि भोग विलास वाला इंसान, मतलब इंसान तो नहीं, वंश रहा है, जिससे जिसमें कि कोई भी जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी जनता के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन मंचू वंश का कोई भी जू नहीं रेंगता है, ठीक है, ये बोल सकते हैं कि मंचू वंश उसमें कोई भी अति नहीं करता है। बाढ़ आ रहा है, ठीक है, एक तो कृषक गरीब लोग से तुम उतना उतना टैक्स ले रहे हो, ठीक है, ऊपर से बाढ़ आ रहा है, अकाल आ रहा है, अनावृष्टि, ये सब हो रहा है, तो थोड़ा मोड़ा तो रियायत किया जाए। अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार बहुत सारा स्कीम इसके इसमें निकालती है बाढ़ को नियंत्रण करने में। बिहार में, खुद बिहार में बहुत सारा स्कीम निकल चुका है कि बाढ़ को नियंत्रण करने। करंट अफेयर से भैया आप लोग जुड़ के रहिए, ठीक है। करंट अफेयर सभी को, करंट अफेयर सबको को पढ़ना है। आप चाहे बीपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, एसएससी, जीडी, रेलवे, जो भी दे रहे हैं, करंट अफेयर से बिल्कुल जुड़ के रहिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हर एग्जाम के लिए। बिना करंट अफेयर का कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। हर वीडियो में हम बताते हैं करंट अफेयर पे ध्यान देते रहना है कि देश दुनिया दिन दुनिया में क्या चल रहा है, और जिस स्टेट का आप तैयारी कर रहे हैं उस स्टेट का करंट अफेयर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाढ़ का प्रकोप मंडरा रहा था और वहां का मंचू शासन कुछ कर नहीं रहा था। इससे क्या हुआ, इससे लोग, वहां का जनता लोग में अग्रेसर, मतलब फूट की भावना तो बनेगी, क्रोध की भावना, ज्वाला की भावना कैसे नहीं बनेगी, बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्योंकि वो लोग अपना भलाई सब चाहता है, अपना भलाई सब चाहता है, सबको चाहता है सरकार। ये सब जितना भी कुछ हो रहा था, सबका टोकरा मंचू शासन के मंचू वंश के ऊपर फूट रहा है, ठीक है। सब कुछ कुछ भी हो रहा है चीन में, जनता बोल रहा है यार ये मंचू शासन किया होगा, अगर नहीं भी वो किया तो मंचू शासन किया होगा, इन लोग को हटाओ, मंचू शासन को हटाओ, ठीक है। यही वाला सीन चल रहा था, लेकिन ये सफल नहीं होता। लेकिन हाँ, अभी से ही हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मंचू वंश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, विद्रोह की भावना किस तरह पनप रही थी। तब जो है ना 1911 की क्रांति पढ़ेंगे ना, लगेगा ही नहीं कि मतलब कि हम लोग जो है बहुत कुछ अचीव, मतलब कि 1911 की क्रांति पढ़ ली है, अरे भाई साहब 1911 समझ गए। इधर पीछे का बैकग्राउंड जितना बेहतर तरीका से समझ आएगा 1911 की क्रांति, उतना तरीका अच्छा समझ में आएगा। संन्यास सैन उतना अच्छा तरीका से समझ में आएगा, क्योंकि संन्यास सैन का भी जब आगमन होता है उस टाइम पे चीन पूरा बिखर चुका होता है। शासन प्रशासन बहुत खराब तरीका से चल रहा होता है, जनता लोग में रुष्टता की भावना होती है, कभी भी विद्रोह करने के लिए रेडी रहता है। तो ये सब सीन चलता है, ठीक है। तो पीछे का बैकग्राउंड बहुत एकदम अव्वल दर्जे का रेडी होना चाहिए। अब हम लोग और थोड़ा आगे चलते हैं, उसका था गुप्त समितियों का क्रियाशीलता। अभी क्या था गुप्त समितियां, गुप्त समितियां का मतलब ये है कि अगर जनता लोग में आक्रोशता की भावना आ गई, अब जनता लोग विद्रोह करने के लिए रेडी हो गया, तो वो लोग का कोई ना कोई तो लीडर होगा, कोई ना कोई तो लीडर होगा, किसी के अंडर तो एक संघ बनाएगा वो लोग, पार्टी अगर नहीं भी बनाए एक संघ तो बनाएगा। जैसे कि जैसे कि बताते हैं, जैसे कि इंडिया में भगत सिंह लोग अलग पार्टी बनाया, गांधी जी लोग अलग पार्टी बनाए, सबका अलग अलग पार्टी, मतलब कि अलग अलग विचारधारा बोल सकते हैं, पार्टी नहीं, अलग अलग विचारधारा के तहत अंग्रेजों के साथ युद्ध करना पड़ा। आप ये वाला टाइपिंग विद्रोह जो है, टाइपिंग विद्रोह को एकदम सेम टू सेम कंपैरिजन कर सकते हैं इंडिया में, बशर्ते ये है कि इंडिया में एक साइड है ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे एक साइड है मंचू शासन, ठीक है, दोनों में अंतर है। एक तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ है मंचू शासन, एक तरफ। ये वाला लॉजिक पहले एकदम अच्छा तरीका से, ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर ले। एक कॉन्सेप्ट हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि इससे क्या होगा कि समझने का बहुत ज्यादा अच्छा तरीका से समझ में आ सकता है। देख क्या है वो, भारत भारत लड़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, सही बात है कि नहीं है। पूरा मॉडर्न इंडिया, भारत किसके खिलाफ लड़ाई किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई किया। इससे पहले हम लोग का मिडावल काल चल रहा था, जिसमें कि एक दूसरे को, एक शहर हैदराबाद मैसूर को मार दे रहा है, मैसूर इसको मार दे रहा है।
तो वो मॉडर्न का ही हिस्सा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1885 के बाद, जब कांग्रेस का स्थापना हो गया, जब सबका ये मोटो हो गया कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग को हटा देना है। जब ये मोटो हो गया, हम तभी से कंपैरिजन करने बोल रहे हैं, उसके पहले नहीं। ठीक है, भारत को किससे हटाना पड़ रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। चीन किसके खिलाफ लड़ रहा है? चीन एक तो मंचू शासन के खिलाफ लड़ रहा है, एक मंचू वंश के खिलाफ लड़ रहा है, और इससे बड़ा समस्या एक है, इसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब चीन का जो जनता है, भारत का जनता किसके खिलाफ लड़ रहा है? भारत का जनता सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहा है। भारत में, भारत का ऐसा शायद ही कोई विद्रोह हुआ जिसमें कि ये बोला गया कि मेरा राजा अच्छा नहीं है, मेरा राजा को चेंज करो, मेरा ये राजा का वंश निरंकुशता वाला वंश है, भोग विलास वाला रहा है। ठीक है, मुगल काल में भोग विलास वाला रहा है, मुअज्जम लास्ट का जो हम लोग देखते हैं, फर्रुखसियार, रफीउद्दौला, दर्जा, ये सब लास्ट का जितना भी मुगल रूलर रहा, सबको भोग विलास वाला ही रहा। लेकिन जनता का सपोर्ट वो लोग को भी था ही, जनता का सपोर्ट वहां पे भी देखने को मिला। लेकिन मंचू शासन को जनता का सपोर्ट ही नहीं है, मंचू शासन को जनता का सपोर्ट ही नहीं है। ये जो चीन की जो जनता है, ये चाहती है क्या कि ये अब जो है मेरे कंट्रोल में चीन रहे, इसीलिए क्रांतिकारी संगठन का निर्माण होता है, गुप्त समितियां का निर्माण होता है क्रांतिकारी। यहाँ हम देखते हैं सैन्य दुर्बलता भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि जितना पैसा आता था सैन्य के लिए, वो ऊपर ही खत्म हो जाता था, ऊपर ही खत्म हो जाता। अधिकारी लोग तो भ्रष्ट हो चुका था, अधिकारी लोग तो आप पैसा घुसखोर हो चुका था। तो जो भी सैनिक के लिए पैसा आता था वो लोग पहले मार लेता था धत, मतलब कि 2,000 रुपया मिला सैनिक को, 1,200 रुपया मार लिया, 800 साला बेचारा दिया उसको, बता। तो ये सब कारण, ये सब रीजन से क्रांतिकारी संगठन को पनपना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। क्योंकि कोई भी चीज यदि नहीं माना जाता उसके लिए सामदंड, क्या उसने बोलता है कि कुछ बोलता है कि साम दंड भेद, कुछ चार गो रहता है, याद नहीं है उनको, ठीक है। तो वो वाला अप्लाई उसके बाद करना पड़ता है, ठीक है। और हम लोग का जीवन में अभी वही वाला अप्लाई करके हम लोग को चलना है। कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। स्लोली बट डेली इज द फास्टेस्ट वे टू अचीव एनी गोल। ठीक है, ये बात को हमेशा ध्यान में रख के आगे चलना है। बीच बीच में थोड़ा मोड़ा डायलॉग मार देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये, हाँ, इसका हम समझा रहे थे नहीं, ये एकदम ये पूरा कॉन्सेप्ट है। चीन का इतिहास को जानने के लिए यही कॉन्सेप्ट है कि जनता जो है सीधे ब्रिटिश से लड़ाई जनता नहीं कर रही थी, जनता पहले चीन का सरकार से लड़ाई कर रही थी, उसके बाद उन लोग का आक्रमण होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। क्योंकि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका भी तो साथ दे रही थी, मंचू शासन का भी साथ दे रही थी, और जनता बेचारा अकेले, हर बार जनता अकेले पड़ जाता था। जैसे कि भारत में सबको मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का विरुद्ध मोर्चा खोलने का निर्णय लिया था। जमींदार लोग हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिले हुए थे, बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिले हुए थे। लेकिन धीरे 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 जब नेशनलिज्म का उदय होता है, जब सबको पता चलता है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही वो बन जाता है, एक ही शत्रु बन जाता है। और यहाँ पे भी नेशनलिज्म का जब उदय होगा, तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार चीन में भी ऐसा ऐसा। बस थोड़ा दिन और थोड़ा दिन बाद रुक जाओ सभी कोई, 1911 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद चाइना को हम लोग एंड कर देंगे। हम लोग टोटल चाइना और जापान को मिला के टोटल सोच रहे हैं 8 क्वेश्चन करने का, ठीक है। उसके बाद एक भी क्वेश्चन इधर उधर फिर नहीं होगा। हिस्ट्री को अच्छा तरीका से हम लोग समझ जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड लेके हम लोग बाहर निकलेंगे इस चैनल से, ठीक है ना। पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप बस बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक बिना स्किप के देखते रहिए, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगा। अभी जितना ही बताए सबका पीछे का रीजन के साथ समझ में आ गया होगा कि ये वाला क्यों हुआ। जैसे कि ये गुप्त समिति का क्रियाशीलता, अब तो गुप्त समिति आ गया, अब तो हर चीज में वो एक्टिव रहेगा। जैसे कि कांग्रेस आया, तो कांग्रेस क्या किया, स्टार्टिंग में 85 में जब कांग्रेस गठन किया गया, तो वो एक देश की पार्टी बन गई। देश में कहीं कोई मुद्दा होता था तो रिप्रेजेंट कांग्रेस करता था, कुछ भी हो गया तो भारत लेवल पे उसको लेके आया जाता था। इस क्रांतिकारी संगठन समिति लोग का भी यही उद्देश्य था कि हम लोग जो है अब मंचू शासक को खत्म कर देंगे, और एक ऐसा व्यवस्था का स्थापना करेंगे जिससे कि ये पूरा एकदम जनता का समर्थन में, वो पूरा देश जनता के समर्थन में चले, ऐसा व्यवस्था का स्थापना। और नहीं तो क्रांतिकारी हम लोग रुख अपनाएंगे, ठीक है। क्रांतिकारी संन्यास सेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनको गांधी का दर्जा चीन में दिया जाता है, मतलब कि गांधी के लेवल का समझा जाता है चीन में। तो ऐसा क्या उन्होंने कर दिया कि गांधी के लेवल का उसको कहा जाता है। ये जानने वाली बात है, बहुत जानने वाली ये बात है कि
चीन एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जहां की जनता लोग सरकार के ऊपर ना खुश है, और वैसी स्थिति में वो बंदा आता और रूपरेखा धरा बदल के चला जाता। खैर उधर हम लोग तो बाद में आएंगे। तो ये दोनों समझ में आ गया, गुप्त समितियों की क्रियाशीलता और सैन्य दुर्बलता। सैन्य दुर्बलता में क्या हुआ कि पैसा वैसा देना बंद कर दिया, उससे जिसके कारण के सैनिक को मन नहीं लगने लगा कि किसी काम के लिए यदि पैसा यदि दे के यदि काम किया जाए और कोई चीज बिना पैसा का किया जाए तो दोनों में फर्क होता है। अभी जैसे कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, यही वीडियो को हम बोल दें कि 20 रुपया पर वीडियो आप लोग को लगेगा, 20 रुपया पर वीडियो लगेगा, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो 20 रुपया पे करके पूरा इत्मीनान से देखेगा, पूरा एकदम ध्यान से देखेगा, कहीं छूट ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, 20 रुपया लग गया है, तो वो उस तरह देखेगा। और अभी हम जो फ्री करके अभी हम जो इस तरह कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हाँ तेरी फ्री में है, क्या उतना दिमाग लगाएंगे, बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो वो वाला सीन होता है। तो क्या ये जो हम लोग के ऊपर अगर इस तरह का सीन है, तो क्या सैनिक के ऊपर वो सीन नहीं होगा? क्या सैनिक वैसा नहीं चाहेगा? सैनिक कितना दिन चाहेगा कि हम फ्री में अपना काम करें? अरे कितनों देश सेवा है, वो तो अलग की जगह, देश सेवा तो है ही, लेकिन साथ में मेरा घर चले, मेरा परिवार चले, सबको ये भी तो चाहता है, और वो लोग को पैसा ही नहीं दिया जा रहा। तो सैन्य लोग भी कहीं ना कहीं जो है चीनी सरकार का समर्थन नहीं करता है, चीनी सरकार का विरोध में सैन्य समर्थन भी देखने को मिलता है, ठीक है। और धीरे धीरे बौद्धिक चेतना का, इसमें एक और पॉइंट हम लोग जोड़ सकते हैं, 8वां नंबर पॉइंट, बौद्धिक चेतना का विकास हो रहा होता है, बौद्धिक चेतना का विकास, ठीक है। इसमें एक पॉइंट अलग से आप लोग जोड़ सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट ये वाला भी है, बौद्धिक चेतना का विकास। धीरे धीरे क्या हुआ कि चीन वाला लोग पाश्चात्य शिक्षा से कनेक्टेड होना स्टार्ट किया कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसको जाने। जिस प्रकार की इंडिया में जब धर्म सुधार आंदोलन जब इंडिया में चल रहा था, जब विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी लोग जो है पाश्चात्य के शिक्षा पार, मतलब कि पश्चिम के शिक्षा को प्राप्त करने के बाद ही तो वे पश्चिम के शिक्षा को ललकार रहे थे। वो लोग क्या किए, पश्चिम का शिक्षा को पहले सीखे और फिर पश्चिम का शिक्षा को ही चुनौती दे रहे थे। नहीं आया समझ में? ये आएगा, बहुत अच्छा तरीका, ब्रॉडली कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग को बहुत देर तक बात करना होगा तब ये बात को समझ में आएगा कि जिससे सीखे उसी के विरोध हम लोग खड़ा हो गए थे। यहाँ पे चीन में भी बौद्धिक चेतना यही हो रहा था, बहुत सारा लेख पत्रिका, अब जो है दिन दुनिया का हर चीज का खबर अब जो है जनता को मिलने लगा, क्योंकि अब बौद्धिक चेतना का विकास अब होने लगा था। अब सब कुछ समझने लगे थे कि हमारे ऊपर गलत किया जा रहा है, स्वतंत्रता की भावना अब धीरे धीरे पनपने लगी थी कि अब जो है सहन नहीं किया जाएगा, अब जो है इसको नहीं रोका जाएगा, मतलब इसको रोका जाएगा, सॉरी नहीं, कैसे रोका जाएगा, इस सबको अब रोका जाएगा। तो ये सब बहुत तरह तरह का समस्याएं था उस टाइम पे, जिसको कि चीन की जनता ने जमकर डटकर सामना किया। लेकिन हर सिक्का का दो पहलू होता है बाबू भैया, दो पहलू, इतना कुछ मेहनत किया, क्या ये विद्रोह सफल हुआ? क्या ये विद्रोह सफल हुआ? हम आपको द्वितीय अफीम युद्ध पढ़ाए थे, द्वितीय अफीम युद्ध में ये बताए थे कि विदेशी ने किस प्रकार से चाइना को सपोर्ट किया। यहाँ पे देख मंचू शासन क्या कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशियों को अपने पक्ष में ले रहा है, अपने पक्ष में ले लेता है कि यहाँ का जनता लोग जो है मेरे खिलाफ साजिश करना स्टार्ट कर दिया, अपना क्रांतिकारी संगठन बना रहा है, उधर से वो भाला फेंक देगा, उधर से वो क्रांतिकारी गोली मार देगा हमको। तो ये सबसे बचाने के लिए विदेशियों का सहारा मंचू वंश को लेना पड़ेगा। और विदेशी पता ही है कि ब्रिटेन का नाव नाव कितना ताकतवर है, तो ये ताइपिंग विद्रोह को दबा दिया जाता है। यदि इस टाइम पे ये ताइपिंग विद्रोह एकदम अपने चरम पे था, उस टाइम पे ही यदि ये ताइपिंग विद्रोह सफल हो जाता, तो चीन का इतिहास कुछ और होता, चीन का इतिहास कुछ और होता, लेकिन सफल नहीं हो पाया, विदेशियों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, आक्रमण नहीं मतलब मंचू वंश का सपोर्ट किया गया, और ये विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। लेकिन लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं ये सब परिणाम, निष्कर्ष, महत्व कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दबा तो दिया, ये वाला विद्रोह को दबा दिया, लेकिन मंचू वंश का नींव हिला के चला गया ये विद्रोह। अब जो है मंचू वंश के सबके सामने अब पोल खुल गया कि मंचू वंश कैसा है, नहीं है। सबको पता चल गया कि मंचू वंश अब जो है जनता को संभालने के लायक नहीं बचा है, अब मंचू वंश को उखाड़ फेंकने में ही भलाई है, ठीक है। अब धीरे धीरे बहुत सारा विद्रोह होते रहता है, होते रहता है, और अंतिम में 1911 की क्रांति देखने को मिलती है, जिसमें कि मंचू वंश का
बहुत हद तक पत्ता ही खत्म हो जाता है, ठीक है, ना बजेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी वाला बात। तो इसका परिणाम में हम लोग देखो कि परिणाम में अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करो, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाओ, टेलीग्राम में बताओ कहीं कोई दिक्कत आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहीं भी दिक्कत आ रहा है आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के लिए मैं अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल है आप लोग के लिए। बस बात यह है कि थोड़ा सा टाइम का कमी है, थोड़ा सा टाइम का कमी है, क्योंकि अपना भी हमको देखना पड़ता है, ठीक है। हम आप लोग को ये बता तो रहे हैं, साथ में अपना भी पढ़ाई तुमको करना ही पड़ता है, ठीक है। आपको उम्र देख के लग ही रहा होगा कि स्टूडेंट ही हैं हम, ज्यादा अथी, तो हमको अपना भी थोड़ा मोड़ा तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, और जो उतना हमको मन करता है थोड़ा और बताने का भी, तो हमको इंटरनेट अलाउ नहीं करता है। इंटरनेट में ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो फिर वीडियो डालने के लिए फिर हम वीडियो डाल नहीं पाएंगे, रिचार्ज विचार्ज करना पड़ेगा, वाईफाई का सुविधा नहीं है अवेलेबल, ठीक है, कोई बात नहीं। परिणाम को हम लोग ना कल देखते हैं, ठीक है। 3 दिन में एक क्वेश्चन खत्म करने का हम बोले हुए हैं, 1 दिन में पूरा का पूरा खत्म हो गया, परिणाम कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। नहीं तो इसको मिटा करके देखते हैं कितना देर का वीडियो बना है अभी तक। ठीक है, अब ये अभी अभी तुरंत हम लोग 5 मिनट में इसका परिणाम बता देते हैं क्या क्या परिणाम है। उसके बाद हम लोग टाइपिंग विद्रोह एक ही दिन में एक क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मजा आ रहा होगा, जो भी वीडियो लगातार देख रहे हैं ना, अब मजा आ रहा होगा। चीन का इतिहास पढ़ने के बाद पता चल रहा होगा कि नहीं, कुछ तो चीन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। ये बात आप फील करोगे जब एग्जाम देने के लिए बैठोगे, ठीक है। जब एग्जाम देने के लिए बैठोगे तब ये बात फील करोगे कि ना, कुछ तो बात है, कुछ एक्स्ट्रा जान रहे हैं, ठीक है। बाकी सभी से कुछ एक्स्ट्रा जान रहे हैं, ये बात का एहसास आप लोग को एग्जाम टाइम में होगा। ये बात का हम भरोसा दिलाते हैं कि एग्जाम टाइम में ये चीज का फील होगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको वीडियो को पॉज करते हैं, इसको मिटाते हैं, परिणाम में इसी तरह करके परिणाम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे टाइपिंग विद्रोह के परिणाम क्या क्या है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मतलब इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को इस बार नहीं पूछने वाला है शायद, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग यदि उस क्वेश्चन में टच किए हैं तो उस क्वेश्चन को पूरा कवर करके ही बाहर निकलेंगे, जिससे कि ज्यादा बेहतर तरीका समझ में आएगा। इस पे ज्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा बात करेंगे। टाइपिंग विद्रोह का परिणाम, सबसे पहला परिणाम क्या है कि चीन की कम्यून प्रथा की पूर्वगामी स्वरूप। इसका मतलब बेसिकली बस ये हुआ कि अब जो है चीन में अब अच्छा शासन व्यवस्था स्टार्ट करने का, प्रारंभ करने का निर्णय किया गया। 1856 छप्पन से क्या किया गया, छप्पन से जो भूमि था, 1856 मतलब द्वितीय अश्वमेध युद्ध के जस्ट पहले का हम बात कर रहे हैं। भूमि भूमि सबका राष्ट्रीयकरण करके जो भी कृषक है, जो भी निर्धन है, उस सबको भूमि देने का प्रयास किया गया राष्ट्रीयकरण करके। जिसके पास भूमि नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, हैवी कर के कारण उन लोग को अपना भूमि बेचना पड़ा था, हैवी टैक्स के कारण अपना भूमि को बेचना पड़ा था। बेच करके जो है मजदूरी करना पड़ रहा था, कहीं बाहर जाना पड़ रहा था। बताए ना कारण में, बताए ना अभी तुरंत कि कितना हैवी टैक्स लगा दिया गया था। तो वो सबको अब धीरे धीरे करके ठीक करने का प्रयास किया गया। हालांकि ये सफल नहीं होता, जल्दी ये द्वितीय अफीम युद्ध देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीयता की भावना का विकास, कोई भी क्रांति व्रांति होगा जिसमें कि देश के बारे में कहा जाएगा, उसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास निश्चित तौर पर ज्यादा होगा। तो राष्ट्रीयता की भावना क्या है, पता ही होगा आपको, क्योंकि ये बात राष्ट्रीयता जो बात है, ये चीज समझने वाला चीज है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नेशनल राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना, ठीक है। तो अब जो एक राष्ट्र का भावना उन लोग का मन में समा गया, अब वो लोग स्वतंत्रता चाहने लगे, अब वो लोग जो है मंचू शासन को खत्म करने के लिए आमादा हो गए। उसके बाद हम लोग इधर देखते हैं चीन विदेशी प्रभुत्व का बढ़ना। चीन में होगा, यहाँ चीन में विदेशी प्रभुत्व का बढ़ना। अब चूंकि ये वाला टाइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए विदेशी का सहारा लिया गया था, तो जाहिर सी बात है कि विदेशी आएगा, प्रभुत्व अपना बढ़ाएगा, अपना मनमाने ढंग से काम करवाएगा, जाहिर सी बात है। इसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, तो एक पॉइंट वो हो गया। और देखते हैं स्त्रियों की दशा में थोड़ा बड़ा बदलाव आया, पहले की तुलना में अभी का स्त्री का जो स्थिति था वो थोड़ा मोड़ा बेहतर हो गया, ठीक है। उसका नई कर पद्धति का जन्म, बहुत सारा नया कर पद्धति का जन्म हुआ, क्योंकि फिर से एक विद्रोह का दमन करना पड़ा,
फिर से विद्रोह को दबाया गया, जिसके कारण कि फिर से टैक्स लादा गया। ले, जिसके लिए लड़े फिर से वही चीज प्राप्त हो गया। ये थोड़ा ताजुब की बात है। और जानना चाहिए कि द्वितीय अफीम युद्ध हम लोग जो पढ़ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं द्वितीय अफीम युद्ध में, युद्ध, उसका जड़ कहाँ, किस हद तक टाइपिंग विद्रोह को देखा जा सकता है, आप ये अनुमान लगा सकते हो। थोड़ा मोड़ा गलती किए हैं कि द्वितीय अफीम युद्ध पहले बता दिए, टाइपिंग विद्रोह बाद में बता रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि इतना अच्छा से इंटरलिंक करके बताया कि हमको लगता है कि बहुत मजा आया होगा टाइपिंग विद्रोह में भी, और फिर उधर वाला में भी, अफीम युद्ध में भी बहुत मजा आया होगा। उसका देखिए चीन की अपार क्षति। अब चीन की तो क्षति होगी ही, जाहिर सी बात है, क्रांतिकारी संगठन बन गया है, सब विद्रोह के लिए आमादा है, अकाल आ रहा है, फिर वो सूखा पड़ रहा है, तरह तरह का चीन को संकट झेलना पड़ रहा है, तो चीन को क्षति बहुत गहरा तौर पर देखने को मिलता है इस युद्ध का बाद। तो इस युद्ध, युद्ध मतलब विद्रोह, टाइपिंग विद्रोह का क्या क्या परिणाम है, आप लोग मोटा मोटी ओवरव्यू उम्मीद करते मिल गया होगा। ये सब, ये भी ये जो है, ये भी 3-4 पेज का आंसर होगा, ठीक है, ये भी छोटा मोटा आंसर नहीं है। इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके सब के अंदर बहुत कुछ, यदि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीन का विद्रोह, अफीम युद्ध, मंचू शासन, फिर जितना तरीका का बताएं। आज को कौन सा क्लास है? आज को तीसरा क्लास है, ये चीन और जापान का तीसरा क्लास है ना? नहीं, चौथा क्लास है। चीन जापान का चौथा क्लास है, ठीक है। पिछला का तीनों क्लास यदि बहुत अच्छा तरीका से जो भी मतलब किया हुआ है, बहुत अच्छा तरीका का क्या मतलब है, मतलब कि सिर्फ जो, जिन्होंने बात को सिर्फ सुना है, जो भी हम बोल रहे हैं बस बात जो सुन लिया, वो इसका आंसर वो अपने से बहुत लंबा लिख सकता है, ठीक है। इसका क्या, जो भी बोल रहे हैं वो सबका आंसर बहुत अच्छा तरीका से लिखा जा सकता है, बस उसका प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए हम आपको बोलते भी कि टेलीग्राम में मैसेज करो यार, टेलीग्राम में लिख के कम से कम टेलीग्राम में तो भेजो। और खैर आप लोग ना भेजो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत भेजो, आप लोग मत भेजो, कहे कि अब उम्मीद करना बेकार है। जिसको जैसा पढ़ने का इच्छा है वो अपना लाइफ को वैसा जी सकता है, ठीक है। लाइफ चलते रहेगा, लाइफ रुकता नहीं है। आप पढ़ो ना पढ़ो, आप कुछ भी करो, लाइफ नहीं रुकेगा। लाइफ जिस तरह है वो चलते रहेगा। बस डिसाइड ही करना है कि इसी तरह से लाइफ को चलते देना है, या फिर कहीं ना कहीं बदलाव का जरूरत है। इस तरह लाइफ, अनंत काल तक लाइफ इसी तरह चलेगा। अनंत काल का मतलब जब तक मृत्यु नहीं प्राप्त होता, उसी को अनंत बोल रहे हैं। तो लाइफ चलते रहेगा यार, कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा कि क्या करना है जिंदगी में, कुछ ना कुछ डिसीजन। खैर मोटिवेशन वाला कहानी तो मेरा सेशन नहीं है मोटिवेशन का, इसीलिए मोटिवेशन का बात हम कर नहीं सकते। लेकिन जब वो मौका मिलेगा तो मोटिवेशन का ही बात करेंगे, एक अलग से वीडियो ही बना करके वो सब चीज का। ये सब में उतना कुछ, सब कुछ कवर एक ही वीडियो में नहीं हो सकता। ये कर लो, वो कर लो, 40 मिनट का वीडियो, जो भी हमारे वीडियो देखते हैं उसको बस 40 मिनट हम बोलते हैं, बस वो 40 मिनट मेरे लिए रहे, 40 मिनट बस मेरे लिए ले। यदि ये 40 मिनट आप लोग दे रहे हैं, अब बदले में हम आपको 2 घंटा का बदले में अथी नहीं देते हैं, तब आप लोग बोल सकते हैं कि ये इस चैनल पे आके, इस वीडियो पे आके कुछ गलती कर दिया, नहीं आना चाहिए था। यदि 40 मिनट प्रॉपर यदि देते हैं, यदि प्रॉपर 40 मिनट यदि आप देते हो, तो आपको लगेगा कि हम 2 घंटा के बराबर पढ़ाई कर लिए, 2 घंटा के बराबर पढ़ाई कर लिया। आप एक बार रह के देखो, आप एक बार अनुमान लगा के देखो, एक ही दिन में टाइपिंग विद्रोह खत्म, वो भी ऐसा वैसा नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से। एक ही दिन में कैसे खत्म हो सका? क्योंकि इससे पहले हम लोग 3-4 दिन उसके ऊपर मेहनत किए, 4 क्लास उससे पहले हम लोग मेहनत किए, इसीलिए हम लोग 40 मिनट में टाइपिंग विद्रोह आराम से खत्म कर दिए। पहले का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, आने वाला कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर नहीं होगा। इसीलिए ये 40 मिनट आप हमको दे दो, बदले में हम आपको 2 घंटा का पढ़ाई अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। हालांकि हालांकि थोड़ा ज्यादा बड़ा ये हम बात बोल रहे हैं, लेकिन जी हाँ, जो भी ग्रेजुएशन में जिसका हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान जिसका भी सिलेबस का हिस्सा है, वो इस चैनल से जुड़ के रहिए। बारात लर्निंग चैनल, इस चैनल से बिल्कुल जुड़ के रहिए, टेलीग्राम में जुड़ के रहिए। बहुत तरह से हिस्ट्री को हम आपको बताने का ट्राई करेंगे। अभी तो सिर्फ पेपर 8 चल रहा है यार, अभी पेपर 7, 6 ये सब बचा हुआ है, वो सबको भी साथ लेके चलेंगे, अभी नहीं। अभी इसके ऊपर ध्यान देते हैं, तब एक एक चीज के ऊपर ध्यान देंगे, तब ज्यादा अच्छा तरीका से मजबूत हो पाएगा। और जो आगे ऑप्शनल रखने का सोच रहे हैं, खासकर हम उन लोग के लिए ही पे पढ़ा रहे हैं जो ऑप्शनल रखने का कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहे हैं। अभी से ही यदि मेहनत ऑप्शनल का किया जाए, तो लास्ट टाइम में जाके हेडेक नहीं बनेगा। लास्ट टाइम में जाके लगे यार बहुत कुछ पढ़े हुए हैं यार, अभी ज्यादा जो है मेहनत नहीं करना होगा, ठीक है। मेरा मकसद बस वही है कि आप लोग को ऑप्शनल के लिए रेडी करना,
मतलब कि बुक तक पहुंचना, थोड़ा मोड़ा खाका अभी थोड़ा मोड़ा खाका हम लोग को पता चलते रहेगा। तो लास्ट टाइम में जाके अल्टीमेटली गोल क्या है, अल्टीमेटली गोल मतलब कि 2024 तक मतलब कि कुछ ना कुछ घातक करना है, यही है ना अल्टीमेटली गोल। हम लोग इसके लिए बैच बैच सब कुछ चलाए हुए थे, लेकिन अचानक इसको करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत कोई का पार्ट 3 का एग्जाम है और ग्रेजुएशन नहीं पास होगा भैया, तो क्या फिर ये सब जॉब कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सारा वीडियो पसंद आया होगा। जितना 40 मिनट 42 मिनट जितना मिनट का वीडियो है पता नहीं, उतना देर आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल में दर रख लेना है, ठीक है। डेली डेली अब लास्ट में ही हम सब्सक्राइब करने बोलेंगे। जो भी इतना देर तक वीडियो में बना हुआ रहेगा वो सुन पाएगा, जो नहीं बना हुआ रहेगा वो नहीं सुनेगा, ठीक है। सब्सक्राइब बार बार बोलना भी सही नहीं रहता है कि सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ये सुनो सुनो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। लास्ट टाइम में एक बार बोल दिया जाएगा, क्योंकि यदि नहीं बोला जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि यार ये लौंडा एरोगेंट बन गया। समझ आया कि नहीं। इसीलिए बोल देंगे कि हाँ भैया कि सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर लो, थोड़ा शेयर भी कर लो। यदि पसंद आ रहा है तो कुछ करना है, यदि पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक मारना है और इस चैनल से बैकआउट हो जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पसंद आया आपके काम का, आपके लायक का यदि ये चैनल है, तो ही इसमें रुकने का फायदा बनता है। क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, अभी जग जाओ, सभी को अभी है जग जाओ। टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है। अब मोटिवेशन बहुत दे लिया, ठीक है, अब बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, मोटिवेशन हो गया। अब करते हैं वीडियो को एंडिंग। उम्मीद करते हैं कि आज सब समझ में आ गया। कल हम लोग देखते हैं, टेलीग्राम में बता देंगे कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वो बात याद रखना है, स्लोली बट डेली इज द फास्टेस्ट वे टू अचीव एनी गोल, ठीक है। धीरे धीरे चलना है लेकिन डेली डेली चलना है, ठीक है। मिलते हैं कल को। जय हिंद।